भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम को चलाने वाली सबसे बड़ी संस्था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी हाल ही में एक नया नियम लेकर आई है। इसका मकसद है कॉलेज कैंपस को जातिगत भेदभाव से पूरी तरह मुक्त करना। लेकिन सोचिए, एक ऐसा नियम जो समानता लाने के लिए बना हो, वो खुद भेदभाव के आरोपों में कैसे घिर गया? यही है इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। तो चलिए इस पूरे पैराडॉक्स को, इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। एक नियम जो बराबरी लाने के लिए बनाया गया, वो खुद ही विवादों में क्यों है? आज इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। सबसे पहले इस नियम की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कुछ उन दुखद घटनाओं को याद करना होगा जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। देखिए, इस नए नियम की जो जड़ें हैं ना, वो कुछ बेहद दुखद घटनाओं में हैं। 2016 में रोहित वेमुला और 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी, जो एससी और एसटी समुदायों से आते थे, उनकी मौत ने देश भर में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। इसी के चलते जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को एक मजबूत नियम बनाने का निर्देश दिया और ठीक 1 साल बाद ये रेगुलेशन लागू हो गया। जातिगत भेदभाव की जो ह्यूमन कॉस्ट है, उसकी जो मानवीय कीमत है, वो शायद रोहित वेमुला के इस एक वाक्य में पूरी तरह सिमट जाती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस गहरे दर्द का सबूत है जो हमारे सिस्टम में कहीं न कहीं मौजूद है। और देखिए, ये सिर्फ कुछ एक दो लोगों की कहानियां नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती हैं। एक सर्वे बताता है कि हर 4 में से एक दलित छात्र ये महसूस करता है कि उसे अपने ही टीचर से भेदभाव झेलना पड़ा है। सोचिए, एक कितनी कड़वी सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी समस्या से निपटने के लिए यूजीसी ने आखिर बनाया क्या है? कैसा है ये नया सिस्टम? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, इस नए नियम के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कुछ चीजें करनी ही होंगी। जैसे एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा, जिसका काम होगा शिकायतों की जांच करना। फिर इस सेंटर को चलाने के लिए एक इक्विटी कमेटी होगी और एक 24/7 हेल्पलाइन भी होगी। और ट्रांसपेरेंसी के लिए संस्थानों को हर 6 महीने में एक रिपोर्ट भी पब्लिक करनी होगी। अच्छा, तो शिकायत की प्रक्रिया कैसे होगी? उसे भी काफी सिंपल रखने की कोशिश की गई है। मतलब कोई भी पीड़ित ऑनलाइन, ईमेल या हेल्पलाइन के जरिए कहीं से भी शिकायत कर सकता है। अगर मामला SC/ST एक्ट जैसा गंभीर है तो पुलिस को तुरंत बताया जाता है, वरना एक तय टाइम फ्रेम के अंदर कमिटी अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट देगी और फिर इंस्टीट्यूशन के हेड को उस पर एक्शन लेना ही होगा। और हाँ, इस नियम को हल्के में लेने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। जो संस्थान नियम नहीं मानेंगे, यूजीसी उनकी फंडिंग रोक सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उनकी डिग्री देने की मान्यता तक रद्द हो सकती है। मतलब साफ है, अब जवाबदेही सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, बल्कि पूरे संस्थान की होगी। तो फिर सवाल वही है कि अगर मंशा इतनी अच्छी है, तो फिर इस नियम का इतना जबरदस्त विरोध क्यों हो रहा है? चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू को देखते हैं, जहां सामान्य वर्ग के छात्र अपनी चिंताएं सामने रख रहे हैं। अब जरा इस स्लाइड पर बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि सारा विवाद यहीं छिपा है। ड्राफ्ट और फाइनल नियम में 2 बहुत बड़े बदलाव हुए। पहला तो ये कि सुरक्षा का दायरा SC/ST से बढ़ाकर OBC छात्रों तक कर दिया गया, और दूसरा, जो सबसे अहम है, झूठी शिकायत करने पर जो पेनल्टी थी, उसे हटा दिया गया। बस यही 2 बदलाव विरोध की जड़ हैं। तो जो छात्र विरोध कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? उनके मुताबिक इन बदलावों से नियम के गलत इस्तेमाल का खतरा बहुत बढ़ गया है। उनका पहला तर्क है कि कोई भी इसे पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि ये नियम एक तरफा है, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए किसी भी तरह की सुरक्षा का कोई जिक्र नहीं है। चलिए अब इस मामले की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। क्या इस नियम के पीछे कोई पॉलिटिक्स भी है? और क्या कुछ ऐसे मुश्किल सवाल हैं जिनका जवाब ये रेगुलेशन देता ही नहीं? एक थ्योरी ये भी चल रही है कि केंद्र सरकार का ये यूजीसी नियम असल में कर्नाटक में कांग्रेस की एक पहल का राजनीतिक जवाब था। जैसा कि हम देख सकते हैं, नवंबर 2025 में कांग्रेस ने कर्नाटक में रोहित वेमुला एक्ट का ऐलान किया और उसके ठीक 2 महीने बाद केंद्र का ये रेगुलेशन आ गया। टाइमिंग और दायरे में इतनी समानता है कि राजनीतिक मंशा के आरोप तो लगने ही थे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा, बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारत की जो जाति व्यवस्था है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है।
भेदभाव सिर्फ सवर्णों और दलितों के बीच ही नहीं होता। ये नियम इस बात पर पूरी तरह से खामोश है कि अगर हाशिए पर मौजूद समुदायों के बीच ही आपस में भेदभाव हो, तब क्या होगा? और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसे समाज में जहां जाति की इतनी सारी परतें हैं, क्या कोई ऐसा कानून बनाना मुमकिन भी है जो हर किसी को हर तरह के भेदभाव से पूरी तरह निष्पक्ष रूप से बचा सके? शायद यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।